दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल्ट लेके आया हूं जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये ब्लू स्क्रीन के नाम से फॉल्ट बड़ा फेमस है। दोस्तों इस फॉल्ट के आने के बाद लैपटॉप जो है वो हमारा बंद हो जाता है, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं चलता है और हमें यह नहीं पता चलता कि ये फॉल्ट किस वजह से आया है। दोस्तों इस फॉल्ट के आने के पीछे कई रीजंस हैं। आज मैं इसी वीडियो के अंदर आपको वो सारे रीजंस और उसके सॉल्यूशन कि ये फॉल्ट किस वजह से आता है और उसका क्या सॉल्यूशन है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो वो फॉल्ट आते हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-3 पार्ट के अंदर सारा कवर करूंगा, आपको सारे सॉल्यूशन बताऊंगा कि हर फॉल्ट का क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। आपको इस तरह का ब्लू स्क्रीन का जो फॉल्ट है वो कंप्यूटर में और लैपटॉप में नज़र आएगा। और दोस्तों इसके अंदर ये जो नीचे कोड देख रहे हैं आप, ये जो कोड है इससे डिस्टिंग्विश होगा कि ये फॉल्ट किस आइटम से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस तरह के कई तरह के जो फॉल्ट है वो आपको कंप्यूटर में नज़र आ सकते हैं और वो हर पार्ट से अलग अलग रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं कि ये जो फॉल्ट है ये किस वजह से आते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों इस जो ब्लू कलर की जो स्क्रीन आती है इसको हम बोलते हैं BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। अच्छा दोस्तों ये जो फॉल्ट आते हैं इसके जो मेन रीज़न होते हैं वो 4 रीज़न होते हैं, जिसका जो सबसे पहला कारण है इसका सॉफ्टवेयर की वजह से ये फॉल्ट आता है। और दूसरा रीज़न जो है वो है हार्डवेयर। और तीसरा जो रीज़न है वो है हमारा वायरस, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है। और जो चौथा रीज़न है वह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी वजह से भी हमारे कंप्यूटर के अंदर ये फॉल्ट आ जाता है। तो चलिए अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि ये फॉल्ट जो है ये किस कारण से आते हैं और इसका जो रीज़न है वो क्या है। अब जो उसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने विंडो इंस्टॉल करी है, उसके अंदर 2 GB की रैम लगाई है और आपने P4 कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बनाई है और उसके अंदर अगर आप कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर डालते हैं जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया या कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, अगर आप वो उसके अंदर डालते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर नहीं चल पाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा रैम कंज्यूम करनी होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि जब सॉफ्टवेयर जो है वो हैवी हो जाता है और कॉन्फ़िगरेशन छोटी होती है तो ये प्रॉब्लम भी सामने आ जाती है। और दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, जो रैम होती है, अगर आपने कम रैम लगाई हुई है और सॉफ्टवेयर हैवी है तो वो जो रैम होती है वो पूरी रैम यूज़ हो जाती है। और जब कंप्यूटर की रैम यूज़ हो जाती है तो इस तरह की फॉल्ट कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, जिसको ब्लू स्क्रीन एरर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रीज़न है वो होता है सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा हार्डवेयर और विंडो के साथ कंपैटिबल नहीं होता। अब सपोज हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो हमारे हार्डवेयर के साथ मैच नहीं कर रहा है या हमारी विंडो के साथ मैच नहीं कर रहा है, उस केस के अंदर भी ये प्रॉब्लम ब्लू स्क्रीन की आ जाती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट रीज़न है वो होता है सॉफ्टवेयर जो है हमारा, कोई भी सॉफ्टवेयर हमने जो इंस्टॉल किया है किसी भी कारण से वो अगर करप्ट हो गया है और जब वो सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं और रन करने के बाद जब वो करप्ट फाइल रीड नहीं हो पाती है तो ये ब्लू स्क्रीन की जो एरर है वो हमारे सामने आ जाती है। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, जब सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर चलता नहीं है और कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, प्रोसेसर को डिसीजन नहीं ले पाता कि अब मैंने क्या करना है और उसकी वजह से ये ब्लू स्क्रीन की एरर जो है वो सामने आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जो रीज़न है वो होता है हार्डवेयर। जैसे आप समझते हैं कि कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर हमारा डेटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव होती है। अब दोस्तों जब ये हार्ड डिस्क को हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कुछ बैड सेक्टर आ जाते हैं। मैं आपको भी आगे बताता हूँ कि ये बैड सेक्टर किस तरह से आ जाते हैं। और हार्डवेयर का दूसरा जो रीज़न है वो होता है कि आप अगर कंप्यूटर के अंदर फुल रैम को कंज्यूम कर लें, यूज़ कर लें, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और वर्चुअल मेमोरी का भी मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और इसका क्या यूज़ करते हैं हम। अब दोस्तों नेक्स्ट रीज़न जो है वो होता है सॉफ्टवेयर नॉट कंपैटिबल
फॉर हार्डवेयर एंड विंडोज। ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपके हार्डवेयर के साथ मैच करना चाहिए, उसका कंपैटिबल होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आता है करप्टेड फाइल इन सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में कोई फाइल करप्ट हो गई है तो उसकी वजह से भी ये रीज़न आ जाता है। अब दोस्तों एक जो रीज़न इसका मेन होता है वो होता है ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स में क्या होता है दोस्तों कि आप कोई कंप्यूटर के अंदर जब अटैच करते हैं, कोई भी आप इक्विपमेंट अटैच करते हैं, जैसे कोई आपने स्कैनर अटैच कर लिया, कोई प्रिंटर अटैच कर लिया, अगर उसका ड्राइवर आपने गलत डाउनलोड कर लिया तो वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है कि ये ड्राइवर जो है ये क्या है, वो मिसमैच शो करता है और उस मिसमैच की वजह से ये ब्लू स्क्रीन की एरर बता देता है। अब दोस्तों जो हार्डवेयर के अंदर जो है सबसे बड़ा जो रीज़न था वो मैंने आपको बताया था अभी, हार्ड डिस्क। अब दोस्तों अगर हम हार्ड डिस्क का अंदर का स्ट्रक्चर देखें, ये जैसे आप देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर ये जो सर्कुलर डिस्क देख रहे हैं आप, ये एक सीडी की तरह होती है, जैसे आप एक सीडी देखते हैं। और इसका अगर आप थोड़ा सा लार्ज व्यू देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव होता है, इसको प्लेटर बोलते हैं। इस प्लेटर में कुछ ट्रैक होते हैं, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं रेड कलर का, और इसके अंदर कुछ सेक्टर होते हैं जो ब्लू कलर के अंदर आप देख रहे हैं, और इसके बाद इसके अंदर ये हमारे पास कुछ क्लस्टर होते हैं जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं। अब दोस्तों ये एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर, आरपीएम के ऊपर ये हार्ड डिस्क के अंदर मूव करती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। अब इसके ऊपर ये जो आर्म लगी हुई है, इसके नीचे यहाँ पर एक हेड होता है, वो हेड इन ट्रैक और सेक्टर को रीड करता है। अब सपोज ये जो ट्रैक है इसके अंदर कोई एरर आ गया, कोई बैड एरर आ गया, या ये ट्रैक खराब हो गया, तो खराब होने से क्या होता है, जब ये हेड जो है इसको रीड करने की कोशिश करता है और वो रीड नहीं कर पाता तो वो एक एरर दे देता है। तब कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है और किस तरह की एरर है। तो उस केस के अंदर भी ये जो ब्लू स्क्रीन एरर है ये हमारे को डिस्प्ले पे आ जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो बैड सेक्टर आते हैं इसकी वजह से भी ये एरर आ जाती है हमारे पास। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास आता है हार्डवेयर के अंदर, वो आता है हमारे पास रैम। रैम जैसा कि आप जानते हैं, रैम एक कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के द्वारा वो सारी रैम के अंदर प्रोसेस होकर आगे जाती है। अब दोस्तों अगर सपोज आपके कंप्यूटर के अंदर रैम जो है वो कम लगी हुई है और आप उसके अंदर ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपने लोड कर दिए हैं, तो वो क्या होता है कि ये जो रैम होती है ये फुल हो जाती है। अब जब रैम फुल हो जाती है तो फुल होने के बाद वो एरर शो करती है, और जो रैम से रिलेटेड एरर होती है उसके अंदर भी ये ब्लू स्क्रीन की एरर आती है। अब दोस्तों ये जो रैम कंप्यूटर में लगी होती है मदरबोर्ड के अंदर, इसके जो टर्मिनल होते हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉपर के टर्मिनल होते हैं, इस टर्मिनल के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है या डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। तो ये मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल के आने की वजह से इसका मदरबोर्ड से जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से ये मदरबोर्ड इस रैम को रीड नहीं कर पाता, ना इस पर राइट कर सकता है ना रीड कर सकता है। और इसको हमें साफ़ करना होता है। ये हम क्या करते हैं, एक तो हम जो पेंसिल बच्चे यूज़ करते हैं, पेंसिल रबड़, उस रबड़ से हम इसको हल्का हल्का रब करके भी इस टर्मिनल को हम साफ़ कर सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और इसका एक आइसोप्रोपाइल सोल्यूशन आता है, उससे भी आप इस रैम को साफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैंने अभी वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताया था, तो अब हम ये देखते हैं कि जो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है वो क्या होती है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये कहाँ पर होती है और इसको हम किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये हमें कंप्यूटर के साथ नहीं मिलती है, ये हमें हार्ड डिस्क के अंदर खुद ही बनानी होती है। ये कंपनी या ब्रांडेड कंप्यूटर जो आते हैं कोई भी इसको साथ ही देता है, ये हार्ड डिस्क पे ही हमें बनानी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल के अंदर आप सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम के अंदर आप ये देख रहे हैं व्यू अमाउंट ऑफ रैम प्रोसेस स्पीड, इसके अंदर आप जाएंगे। इस पे आप देखेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस, ये विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेस, शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी, इसमें आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद फिर आप यहाँ पर एडवांस में जाएंगे और एडवांस में जाने के बाद ये आप नीचे देख रहे हैं वर्चुअल मेमोरी। तो ये जो हमारी जो टोटल रैम होती है, जैसे मेरे लैपटॉप में अभी 4 GB के करीब है, तो इसको हम वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये ऊपर टॉप के ऊपर ऑटोमेटिक मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, ये इसने ऑटोमेटिकली अपने आप डिसाइड करके कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली
वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर देता है और जितनी उसको रैम की जरूरत पड़ती है उतनी वो कंप्यूटर में से, हार्ड डिस्क में से स्पेस बनाकर ले लेता है। अब दोस्तों इसको आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अब मैनुअली सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्लिक को आप यहाँ से हटा दीजिए। आपके सामने जो कंप्यूटर में आपकी डिस्क है, पार्टीशन है, वो सब सामने आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वर्चुअल मेमोरी अपनी हार्ड डिस्क में बना रहे हैं तो आप सी ड्राइव में ही बनाइएगा। अब नीचे आप ये देखेंगे स्पेस अवेलेबल, हमारे पास टोटल 4 GB की रैम है, ये बता रहा है यहाँ पर सेलेक्ट ड्राइव सी, और 4 GB की हमारे पास रैम है। अब यहाँ पे आप कस्टम साइज़ बना सकते हैं, यहाँ पे आपको जितनी चाहिए आप उतनी रैम को वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ये 1024 दे दिया तो अभी आपकी 1024 1 GB के करीब वर्चुअल रैम में कन्वर्ट हो गई है, और इसको आप ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद ये आपकी वर्चुअल मेमोरी बन जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी देख भी सकते हैं और अपने हिसाब से उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हार्डवेयर के अंदर जो नेक्स्ट है वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके हार्डवेयर के साथ और विंडो के साथ मैच नहीं करेगा तो ये ब्लू स्क्रीन की एरर आ जाती है, और सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फाइल अगर करप्ट है उसकी वजह से भी ये एरर आ जाती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर के अंदर, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ड्राइवर। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज आपने कंप्यूटर परचेज किया और कंप्यूटर के साथ में आपने ये स्कैनर लिया। अब ये जो स्कैनर है इसका जो पर्टिकुलर ड्राइवर है, आपने वो ड्राइवर अपने कंप्यूटर में डालना है। किसी कारण से वो ड्राइवर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर उसकी बजाय कुछ दूसरा ड्राइवर डाल लिया या उससे को मिलता जुलता डाल लिया। जब आप इस स्कैनर को चलाएंगे और कंप्यूटर जब इसको रीड करने जाएगा तो वो ड्राइवर में मिसमैच आ जाएगा। जैसे वो ड्राइवर में मिसमैच आएगा, कंप्यूटर जो है वो एरर शो कर देगा, और वो एरर ब्लू स्क्रीन की एरर भी हो सकती है। और यही रीज़न मदरबोर्ड में है। जब हम कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगाते हैं तो उस मदरबोर्ड के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो उस कंप्यूटर में लोड होते हैं, और अगर इन ड्राइवर में से कोई भी एक ऐसा ड्राइवर अगर गलत लोड हो गया और उसकी वजह से ये ब्लू स्क्रीन की एरर हमें नज़र में आती है। तो ड्राइवर भी जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है ब्लू स्क्रीन के लिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आता है रीज़न वो होता है वायरस। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, और आज हमारे मोबाइल में और हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट के बिना बिल्कुल भी काम नहीं होता है। और जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट में जब भी हम किसी वेबसाइट में क्लिक करते हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि सेफ़ नहीं होती हैं, और आप उसको जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ साथ उसके अंदर वायरस भी साथ में आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर की फाइल्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपकी फाइल वो पूरी तरह से करप्ट हो जाती है तो वो सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर फाइल को रीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो ब्लू स्क्रीन की एरर है ये हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। उसके बाद जो दोस्तों सबसे मेन रीज़न भी होता है वो होता है विंडो। अब सपोज आपने अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करी है, और विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपके विंडो में कुछ करप्शन हो गई है, कोई फाइल डिलीट हो गई है, या उसके अंदर कुछ ऐसा आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया है, या उसकी कोई रजिस्ट्री होती है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो जब विंडो चलाते हैं और विंडो चलाने के बाद जब उसको कोई एरर शो होती है अंदर, तो वो ये ब्लू स्क्रीन वाली एरर दे देता है। और ये जो एरर्स होती हैं, जो कंप्यूटर के अंदर ये जो ब्लू स्क्रीन की एरर आती हैं, ये जो फॉल्ट आता है उससे रिलेटेड एक नंबर शो कर देता है। और वो जो नंबर होता है ये आप नीचे देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो नीचे नंबर आप देख रहे हैं 0x000001A। अब इसमें नीचे लिखा हुआ बिगिनिंग डंप ऑफ फिजिकल मेमोरी। इस तरह से ये नंबर शो करता है, और इस नंबर की वजह से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये एरर हमारी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ब्लू स्क्रीन की एरर आने के कई रीज़न बताए हैं, और किस तरह की एरर आती हैं और कितनी तरह की एरर आती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। और जितनी भी एरर आती हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और जितनी भी एरर आती है उसके बारे में हम सारा ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको जो इसकी जो एरर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।